हेलो एवरीवन, वेलकम टू जंबो आईएएस। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2025 का पार्ट 2। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कर लिया है। आपको उसके नोट्स भी दे दिए गए हैं, एमसीक्यूज भी दे दिए गए हैं। आई होप आप सभी ने उसको रिवाइज कर लिया होगा और जितनी भी चीज़ें आपने उसमें सीखी होंगी कि कैसे क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी अब तक हो गई होगी। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसमें भी हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सेम आपको नोट्स दिए जाएँगे, एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे और जिनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस ही बनी रहे, ताकि पेपर से पहले हम लोगों को कम से कम 6000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमारे पास हो करे हुए। जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि हाँ, कौन से क्वेश्चन में कौन-सी ट्रिक लगानी है, कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन-सा क्वेश्चन जो है वो छोड़ना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी विद प्रैक्टिस आएँगी हमारे लिए। बट इसके लिए आपको कंटीन्यूअसली एमसीक्यूज़ करते रहना पड़ेगा, आपको बार-बार रिविज़न करती रहनी पड़ेगी। हम बार-बार यही बोलते हैं कि अगर आप एक चीज़ को सिर्फ़ एक ही बार पढ़ते हैं, तो उसको एक बार भी मत पढ़िए। क्योंकि अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे, तो वो याद नहीं रहेगी, चाहे आप कितना ही अच्छे तरीके से उसको एक बार पढ़ लें। कम से कम 2 से 3 रिविज़न्स आपको चाहिए होंगी, तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के बाद आपको सही आंसर उसका पता होगा। ठीक है? तो इसी चीज़ के साथ हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, ग्रे राइनो इवेंट। देखो, नॉर्मली ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो हमारे गलत नहीं हो। जैसे हम सबको पता है, वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुए थे, है ना? काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की डेथ हुई थी, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था। तो जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या बोला है कि भई ये ना एकदम से नहीं हुआ है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पहले से हमको आइडिया था, हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि भई हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने जंगल काट दिए हैं, टूरिज़्म के लिए हम लोगों ने होटल्स वगैरह बना दिए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स का आना बहुत ही ज़्यादा लाज़मी हो गया था। तो ऐसा ही कोई इवेंट जो बहुत ही खतरनाक हुआ, लेकिन उसके आने की आशंका पहले से थी, दैट इवेंट इज़ नोन एज़ ग्रे राइनो इवेंट। ठीक है? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हिच इवेंट वाज़ रिसेंटली डिस्क्राइब्ड एज़ ग्रे राइनो इवेंट? तो पेपर में लिखना है आप लोगों ने वायनाड का लैंडस्लाइड, केरला वाले एरिया में जो हुआ था। ठीक है? तो बेसिकली बस यही है कि हम लोग चीज़ों को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से, कि हमें पता है कि अगर हम ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहे, तो यहाँ पर काफ़ी डिज़ास्टर आ सकती हैं। बट फिर भी जो है हम लोग उसी पाथ पर चलते रहते हैं। सेम गोज़ फॉर केदारनाथ ट्रेजेडी। सेम वही हुआ है, सबने ही बोला था कि भई ये जो केदारनाथ की घाटी है, उसको आप इतना ज़्यादा डेवलप करने के नाम पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे होटल्स वगैरह मत बनाओ। बट फिर भी जो है काफ़ी डेवलपमेंट चलता रहा वहाँ पे, और इसी वजह से ऐसा माना जाता है दैट दैट वाज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रे राइनो इवेंट। ठीक है? तो बस ये पता होना चाहिए हमें। अच्छा, ये जो पूरा टर्म है ग्रे राइनो इवेंट, ये कॉइन किया था मिशेल बुकर ने। ठीक है? मतलब यूएस बेस्ड एक पॉलिसी एनालिस्ट थे, इनकी एक बुक आई थी ग्रे राइनो, हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड एक्ट ऑन द ऑब्वियस डेंजर्स वी इग्नोर। तो ये बेसिकली बस नाम ध्यान रखना है। ये इवेंट अलग है फ्रॉम ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं जो मतलब बहुत कभी-कभी हो सकते हैं। मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, रेयर हैं, लेकिन इतने ऑब्वियस नहीं है जैसे ग्रे राइनो इवेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कुछ भी ऐसा हो जाए जो प्रेडिक्ट ही नहीं किया गया था। जैसे हम कहें कि इस बार जो है पहाड़ों में बर्फबारी कम हुई है, तो ये कैसा इवेंट है? ये हमें पता था कि क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी रैपिडली हो रही है, तो स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है डिफरेंट रेंजेस में। है ना? तो वो भी आपका ग्रे राइनो इवेंट है। ब्लैक स्वान जो एकदम से रेयरली पॉसिबल होता है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो 2 चीज़ों में से फ़र्क हमें पता होना चाहिए। चलिए, विद दिस नेक्स्ट इज़ एआई इनेबल्ड सेंटर एट बेतला नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क्स हम लोगों को पता है कि क्या होते हैं। नेशनल पार्क मतलब नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड, और ये जो पार्क्स हैं, ये हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है? तो एक तो ये चीज़। दूसरा, ये जो बेतला नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? ये है आपका झारखंड में। ये झारखंड में प्रेज़ेंट है। इसके साथ ही ना एक और टाइगर रिज़र्व है, पालामाऊ टाइगर रिज़र्व। देखो, 2 चीज़ें आपको समझनी है। नेशनल पार्क में ना कोई ना बफर एरिया नहीं होता। पूरा ही एरिया नेशनल पार्क होता है, जहाँ पर आपने हर एक स्पीशी को, हर एक प्लांट को बचाने के लिए इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है। लेकिन जो टाइगर रिज़र्व्स होते हैं, उसमें अलग-अलग बफर एरियाज़ होते हैं। जैसे अगर हम टाइगर रिज़र्व की बात करें, तो इसमें 2 हैं। एक तो हो गया आपका ये बफर एरिया, ट्रांज़िशन एरिया बेसिकली, और एक हो गया आपका ये कोर एरिया। है ना? तो ये जो कोर एरिया ऑफ टाइगर रिज़र्व है, ये है आपका बेतला नेशनल पार्क। मतलब नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, सिर्फ़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप परमिशन के साथ अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी अलाउड नहीं है। कोई इरिगेशन नहीं हो, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, कोई जो है ग्रेज़िंग नहीं हो सकती है एनिमल्स की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अलाउड नहीं होती हैं नेशनल पार्क में या फिर कोर ऑफ टाइगर रिज़र्व में। तो कोर ऑफ पालामाऊ टाइगर रिज़र्व क्या है आपका? बेतला नेशनल पार्क, दोनों ही झारखंड में है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और बेतला नेशनल पार्क हैज़ बिकम फर्स्ट नेशनल पार्क जो होस्ट करेगा इंडिया का फर्स्ट एआई इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, वो हम लगाते हैं ना हेडसेट्स वगैरह से, कि मतलब होते हम किसी और दुनिया में हैं, दिखती हमें कोई और दुनिया है। तो ऐसे ही पूरे नेचर को हमने समझना है बाय दैट हेडसेट।
उसमें ऑडियो विजुअल्स हैं, उसमें वर्चुअल रियलिटी है ना? तो ये एआई और वीआर का सारा कॉम्बिनेशन है, ताकि आप जो है बायोडायवर्सिटी को बहुत अच्छे से समझ सको, मतलब विदाउट गोइंग इनटू द नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे तो अलाउड नहीं है ना, तो हमें तो जानना ही है कि बेसिकली कैसा दिखता है नेशनल पार्क। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसने डेवलप किया है ये? अगेन पालामाऊ टाइगर रिजर्व ने। और ये बस ध्यान रखना है, बेतला नेशनल पार्क इज़ एक्चुअली द कोर एरिया ऑफ पालामाऊ टाइगर रिजर्व। चलिए, अच्छा, इसमें अगर हम बात करें बेतला नेशनल पार्क की, तो मतलब ये ना सिर्फ़ झारखंड में ही एक ऐसा इकलौता नेशनल पार्क है, जहाँ पे ना बहुत अच्छी वाइल्ड फ्लोरा और फ़ौना मिलती है। मतलब काफ़ी यहाँ पर पेड़-पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, तो काफ़ी एक अच्छा एरिया है, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रखी है। ठीक है? और इट वाज़ डेवलप्ड एज़ मेन टूरिज़्म हब ऑफ पालामाऊ टाइगर रिज़र्व विद एलिफेंट राइड्स एंड जीप सफारीज़। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, वो अलाउ की जाती हैं, बट अगेन विद सुपरविज़न एंड परमिशन। ठीक है? तो ये एलिफेंट राइड्स होगी, जीप सफारीज़ होगी, ये सब अलाउड कर दिया जाता है, लेकिन जो है ह्यूमन्स अकेले नहीं जा सकते। ये कोई गाइड होना चाहिए या उस फॉरेस्ट का ही कोई ऑफिसर होना चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन नॉट गो इनसाइड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएनईपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही इनोवेटिव काम किया है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब का जो रेट है वो कम हो जाता है। यूएनईपी हम लोगों को पता है, इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, द कैपिटल ऑफ कीनिया। 1972 में इसको हम लोगों ने बनाया था ड्यूरिंग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, नॉट स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के टाइम पर इसको बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसने जो है यंग चैंपियंस अवार्ड अभी रिसेंटली मतलब अभी डिक्लेयर किए हैं। इसमें 3 लोगों को मिले हैं, एक इनमें से इंडिया के हैं, एक केन्या के हैं और एक यूएस के हैं। ठीक है। तो ये जो अवार्ड है 2017 से ही लॉन्च किए गए थे। रीलॉन्च किया गया था इन्हें 2025 में इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट ए, मतलब प्लैनेट एक कंपनी का नाम है बेसिकली, बस ये पता होना चाहिए। वैसे ये जो पूरे अवार्ड्स हैं, ये आपके यूएनईपी देता है। ठीक है। अच्छा, ओके। ओपन टू इंडिविजुअल्स बिलो 30 इयर्स, यंग चैंपियंस है ना, तो मतलब जिनकी उम्र 30 साल से कम है, सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं फॉर दीज प्राइजेस। इसके अलावा ऑफरिंग रिकॉग्निशन, फंडिंग, मेंटरिंग फॉर प्रोजेक्ट्स विद स्केलेबल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, ये सारी जो चीजें अगर आपने दिखाई हैं, तभी आपको ये प्राइज मिलता है। अगर हम इस बार की बात करें, 2025 के जो विनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिया से हैं जिनाली मोदी। ठीक है, जिन्होंने बेनोफी लेदर बनाया है। इन्होंने लेदर बनाया है बाय बनाना क्रॉप वेस्ट। मतलब लेदर नॉर्मली किससे बनता है? एनिमल्स की स्किन से बनता है ना, तो उससे काफ़ी एनिमल्स को हार्म पहुँचता है, बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। तो अगर हमें लेदर चाहिए भी है, बट हम जानवरों को मारना भी नहीं चाहते हैं, तो देयर इज़ वन अनदर सॉल्यूशन कि हम बनाना का जो क्रॉप वेस्ट है, उससे बना सकते हैं, जिससे आपका वाटर यूज़ भी कम होता है, केमिकल पॉल्यूशंस भी डिक्रीज़ होते हैं और कार्बन एमिशंस भी कम होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जोसेफ नुगुथिरू, ये हैं कीनिया से, इनका ह्यापाक है बेसिकली। कुछ नहीं, इसमें जो वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ मतलब फूल आप कह लो। जैसे जो तैरता रहता है ना, मतलब उसपे मतलब पानी पे तो वो जो है, इसको हम लोगों ने यूज़ किया है, कन्वर्ट किया है हम लोगों ने इसको इंटू बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग एंड सीडलिंग रैपर्स, ताकि हम प्लास्टिक्स को यूज़ कम कर सकें। तो वाटर हाइसिंथ वैसे ना ऐसा माना जाता है कि इट इज़ अ इन्वेसिव स्पीशी। अगर कहीं पर ये होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा और स्पीशीज़ के रहने की चांसेस कम होती हैं। तो पहली बात तो हमने उसको यूज़ कर लिया, उससे जो बाकी और स्पीशीज़ हैं उनको रहने के लिए मौका मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो गई हैं रिगार्डिंग दिस वाटर हाइसिंथ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नोएमी फ्लोरिया, ये है फाउंडर ऑफ साइक्लियू। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, ग्रे वाटर रीयूज़ सिस्टम है फॉर हाउसहोल्ड्स। जितना भी घरों से पानी निकलता है, वेस्ट निकलता है, उस सबको हम लोगों ने किया है रिसाइकिल, उसको हमने रीयूज़ करना है और उसको हम लोगों ने वेस्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये लोग लेकर आए हैं, इसीलिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। एक ने बनाना की क्रॉप वेस्ट से लेदर बना दिया है, एक ने वाटर हाइसिंथ से मतलब रैपिंग पेपर्स बना दिए हैं और एक ने घर से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, उसको पीने के पानी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तभी इनको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज़ वी हैव कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व। देखो, बायोस्फीयर रिज़र्व्स क्या होते हैं? ये हमारे डब्ल्यूपीए 1972 के तहत रिकॉग्नाइज़ नहीं किए जाते। ये आपके यूनेस्को के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसका नाम है मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व प्रोग्राम। ठीक है? तो ये बेसिकली ये वाला काम है इसमें। तो ये जो कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व है, इसको हम लोगों ने 13th डब्ल्यूएनबीआर की लिस्ट में ऐड किया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व। देखो, एक होता है, एक बायोस्फीयर रिज़र्व जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। हमारी गवर्नमेंट ने 18 डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन यूनेस्को भी उनको रिकॉग्नाइज़ करे, ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो यूनेस्को ने अभी तक इन 18 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 को ही रिकॉग्नाइज़ किया है और जो 13वां है, वो कौन-सा बन गया है आपका कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर है, अराउंड 3300 मीटर से 6000 मीटर तक आसपास ये ऑल्टीट्यूड पर प्रेज़ेंट है।
आपका 2009 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था। अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखो ना, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स वो होते हैं जिनको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है आपका ये अपना लास्ट में बफर एरिया, ये है आपका ट्रांजिशन एरिया और ये है आपका कोर एरिया। जैसे टाइगर रिजर्व में 2 फेज़ होते थे, वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व में 3 फेज़ होते हैं। जो आपका अगर आप बफर से ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से कोर में जाओगे, तो अल्टीमेटली काफ़ी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। है ना? तो ये इंडिया का पूरा प्रोग्राम नहीं है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ ये सब आ जाते हैं, तो बहुत ही बड़े-बड़े एरियाज़ हैं जिन्हें हम लिविंग लैबोरेटरीज़ भी कहते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एनिमल्स को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए ह्यूमन्स को वहाँ से रिप्लेस नहीं करते। ह्यूमंस भी वहीं पर रहते हैं, एनिमल्स भी वहीं पर रहते हैं। तो एक जो हार्मोनियस बैलेंस है बिटवीन नेचर एंड इकोनॉमी एंड ह्यूमन, ये सब हम लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारे यहाँ पर टोटल अभी 18 हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन-कौन से जो है बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया था नीलगिरी, सबसे लास्ट वाला है कोल्ड डेज़र्ट, ये 13th है। इससे पहले आपका नीलगिरी देखो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। तो किसी एक स्टेट में नहीं है, मैंने कहा ना जैसे कि बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं, तो अलग-अलग स्टेट्स में इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो लाई करती हैं। इसके अलावा सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, नंदा देवी इज़ इन उत्तराखंड, नौकरेक इज़ इन मेघालय, ये कई बार याद नहीं होता है तो इसको थोड़ा-सा दिमाग लगा के याद कर लेना। सिमलीपाल उड़ीसा बहुत फेमस है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक प्लेट्यू से ही हमें याद है सारा ये। ग्रेट निकोबार नाम में ही निकोबार है तो अंडमान निकोबार में मिलेगा ये। अगस्त्यमलाई ये आपका केरला प्लस तमिलनाडु दोनों में है। ये हमारा जो है 10वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था जिसको हम लोगों ने WNBR के अंदर लॉन्च किया था। कंचनजंगा सिक्किम में है, पन्ना जो है वो 12वां था एंड कोल्ड डेजर्ट इज़ बेसिकली और हिमाचल प्रदेश। तो ये 13 हैं। आपके लिए काम ये है कि बाकी बचे हुए 5 कौन से हैं? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने बताना है या फिर अपने नोट्स में लिख लेना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025। पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय जियोथर्मल? जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ की हीट से अगर हम एनर्जी बनाते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल हीट। अब अर्थ की हीट का मतलब क्या है? अर्थ की हीट होती है मैग्मा में। अगर आप इस डायग्राम को देखो यहाँ पर देखो ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर जो है आपका मतलब मैग्मा वाला एरिया है। अगर क्योंकि मैग्मा वाला एरिया है, थोड़ा-सा गर्म एरिया है, तो वो पानी को भी गर्म कर देता है। तो वो जो पानी है गर्म होकर स्टीम बनकर ऊपर की तरफ आता है और ये जो स्टीम है, ये अल्टीमेटली क्या करती है? टरबाइन्स को रोटेट करती है और टरबाइन्स रोटेट करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने प्रोडक्शन कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है, उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मेन्स में रख दिया और वही जो दोबारा स्टीम हम लोगों ने क्या की, ठंडी वो हो गई थी और उसको फिर दोबारा से जो है पानी के फॉर्म में नीचे रख दिया। तो इससे ना तो हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल किया, हमने सिर्फ अर्थ की हीट का इस्तेमाल किया। मैग्मा की हीट का इस्तेमाल किया जिससे हम लोगों ने ग्राउंड वाटर को गर्म करके उसका भाप बना के उसको हम लोगों ने टरबाइन से रोटेट करवा दिया। दैट्स बेसिकली द कैच। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो एरियाज़ है ना जहाँ पर मैग्मा बहुत पास में होता है ग्राउंड वाटर के, ये बहुत ही ना अनस्टेबल एरियाज़ होते हैं। तो इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाना कैन कॉज़ अर्थक्वेक। इसीलिए सरकार नहीं चाहती है ज़्यादातर कि भई ये जो प्लांट है वो लगाए जाएँ, तभी इंडिया ने अभी तक जियोथर्मल में ज़्यादा काम किया नहीं है ना? तो बेसिक ये रीज़न है हमारा इसमें। बाकी अगर हम इस पॉलिसी की बात करें, तो ये पॉलिसी MNRE ने लॉन्च करी है बिकॉज़ वी नो अर्थ की हीट जो है वो रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होगी। तो इट इज़ MNRE के अंडर आएगा ये और टू एक्सेलरेट एक्सप्लोरेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज़ मतलब हम लोगों ने थोड़ा-सा इसके ऊपर काम करना है, यही हमारी पॉलिसी है। और हम ये चाहते हैं कि भई थोड़े से आगे आने वाले टाइम में कम से कम जो 10 गीगावाट है, वो एनर्जी हम प्रोड्यूस करें बाय जियोथर्मल प्लांट। अभी तक अराउंड ना हम लोग 1 या 1.5 गीगावाट के करीब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय जियोथर्मल, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम MNRE की बात करें, न्यू प्लस रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो सोलर में हम लोगों ने तो 100 गीगावाट को टच करना है, फिर विंड की भी हम लोगों ने बात करनी है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम चलेंगे इंडिया में जो है जीएसआई ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने 381 हॉट स्प्रिंग्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जो 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं वो हिमालयाज़ में है क्योंकि हिमालयाज़ का जो पूरा बेल्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैग्मा के पास है। जैसे मणिकरण सुना होगा आप लोगों ने कसौल वाले एरिया में, तो वो सारे यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं। कैम्बे ग्रेबन ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात बेसिकली गुजरात के नीचे वाला एरिया। इसके अलावा जो गोदावरी बेसिन है, अरावली है ना पूगा लद्दाख देखो पूगा लद्दाख जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है इसमें। तो पूगा में तो ऐसा है कि यहाँ पर हम बस बनाते-बनाते रुक गए हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। क्योंकि लद्दाख थोड़ा-सा वैसा भी एरिया है, थोड़ा स्ट्रैटेजिक भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज़ भी काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। और जो पूगा वैली है लद्दाख की वो इतनी ज़्यादा मतलब फ़ेमस है फॉर जियोथर्मल कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि लद्दाख से उसको हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो ये प्रॉपर जो एक एरिया होना चाहिए ना थोड़ा-सा पास होना चाहिए सभी एरियाज़ से, तो लद्दाख काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है ना? फिर मणिकरण में है हिमाचल प्रदेश में, तत्तापानी है आपका छत्तीसगढ़ में,
तो ये सारे जो एरियाज हैं वो काफी हाई पोटेंशियल जोन्स हैं रिगार्डिंग जियोथर्मल एनर्जी। आपको बस पता हो कि 381 हॉट स्प्रिंग्स हैं। देखो हॉट स्प्रिंग बेसिकली होती है हॉट वाटर लेक। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि ये आपका लेक वाला एरिया है, इसके नीचे जो है वो मैग्मा प्रेजेंट है, तो मैग्मा की वजह से जो ये पानी है वो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है। और जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये मतलब यहीं पर रह जाता है, बिकॉज वी नो गर्म पानी ऊपर जाएगा ठंडा पानी नीचे आएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, तभी गर्म पानी ऊपर आ जाएगा। मतलब सर्कुलेशन जो है वो चलती रहेगी बेसिकली हमारी, है ना। तो दैट्स आर हॉट स्प्रिंग्स, ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। ये जियोथर्मल प्रोविंस भी हमारे 10 हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, है ना। इसके अलावा डेवलपमेंट मॉडल क्या है हमारा? डेवलपमेंट मॉडल ये है कि इसमें हम लोगों ने 100% एफडीआई को परमिट करना है इन जियोथर्मल सेक्टर। मतलब अगर कोई प्लांट लग रहा है तो पूरी इन्वेस्टमेंट जो है, पूरा जो खर्चा है वो बाहर की कंपनी भी लगा सकती है। मतलब उस कंपनी का ओनरशिप रहेगा यहाँ पर फॉर जियोथर्मल प्लांट, ठीक है। इट प्रमोट्स रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म, जॉइंट वेंचर्स विद ऑयल गैस कंपनीज, मतलब ये सारी चीजें हैं। इसमें बस हम लोगों ने फिस्कल इंसेंटिव्स देने हैं कि भाई आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी के एग्जेम्पशंस हैं, एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशंस है, वायबिलिटी गैप फंडिंग है। सरकार मतलब फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रही है सो दैट बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर जियोथर्मल वाले सेक्टर में काफी ज्यादा प्रमोशन कर सकें इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट की, SMDS। देखो ये नॉर्मली क्या है, हर साल तो नहीं होती है, लेकिन 12वीं जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है ये हुई आपकी देहरादून में, दून यूनिवर्सिटी में। देखो नाम से क्लियर है कि यार जो माउंटेन्स हैं ये थोड़ा सा मतलब हमें हर चीज से बचाते हैं, पानी का सोर्स है हमारे लिए, सिक्योरिटी हमें देते हैं चाइना पाकिस्तान वाले एरिया से। तो काफी ज्यादा जो इनका सिग्निफिकेंस है किसी ह्यूमन लाइफ में रहता है ना। तो इनको बचाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो पूरी समिट है वो इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है ताकि हम माउंटेन्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए या बचाने के लिए काम कर सकें। पहली बार कब ऑर्गेनाइज़ की गई थी ये? इट वाज़ इन 2011 इन नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है? तो बस ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज़ किसने की थी? इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, IMI, एक सिविल सोसाइटी लेड नेटवर्क है। व्हाट डू यू मीन सिविल सोसाइटी? मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो ये अभी कहाँ पर हुई? देहरादून में हुई है, 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी उत्तराखंड में ही हुई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में ही जनरली समिट हमारी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन हाइड्रोजन? हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो एज अ फ्यूल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को बनाना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज हाइड्रोजन बहुत ही लाइट गैस है और वो हमारे एटमॉस्फेयर से जा चुकी है। लेकिन अब हाइड्रोजन अगर हम लोगों ने बनानी है तो हम कैसे करेंगे? हम जो है वाटर को तोड़ेंगे। वाटर को हम तोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको करने के लिए मतलब इसको तोड़ने के लिए जो है हमें चाहिए होती है बिजली। बिजली से ही हम वाटर को तोड़ पाएंगे जिससे आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। तो ये जो बिजली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये बिजली पावर प्लांट से आ रही है कोल वाले, तब ये अलग हाइड्रोजन है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फ्रॉम न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तब इसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब आप जब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तब भी आपने रिन्यूएबल का इस्तेमाल किया है, ताकि जो हाइड्रोजन आप लोगों ने बनाई उसको जब आप एज अ फ्यूल यूज करो तब भी जो व्हीकल में पोल्यूशन ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि व्हीकल पोल्यूशन तो आपने रोक दिया हाइड्रोजन बना के, बट आपने कोल के थ्रू और ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया, बिकॉज आपको एनर्जी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों ने वाटर को तोड़ना था। तो मतलब नहीं बनता उस कोई चीज का, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करें तो वो रिन्यूएबल एनर्जी से करें। मतलब एग्जाम में क्या आएगा कि भी कौन सा ऐसा पोर्ट है जहां पर ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन हम लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू करी है। इट इज बेसिकली एट VO चिदम्बरनार, VOC पोर्ट, ये तमिलनाडु में है आपका, जिसे हम पहले तूतीकोरिन पोर्ट कहते थे। इट वॉज अर्लियर नोन एज तूतीकोरिन पोर्ट। ये इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स में से एक है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर बनेगी, इट विल पावर स्ट्रीट लाइट्स, EV चार्जिंग स्टेशन इन द पोर्ट कॉलोनी। मतलब जो हाइड्रोजन हम लोगों ने बना ली उसको हम एज अ फ्यूल, एज एन एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे इन पावरिंग द स्ट्रीट लाइट्स एंड EV चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पोर्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, इसके अलावा आपकी देखो ग्रीन हाइड्रोजन तो हम लोगों ने देख ही ली। एक होती है ब्लू हाइड्रोजन। हम लोगों ने यूज किया फॉसिल फ्यूल्स का, कोल का, लेकिन उससे जो CO2 निकली उसको हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। ये हमने खास बात करी इसमें। और जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोल का इस्तेमाल किया बिजली बनाने के लिए, जो CO2 से निकली उसको हमने कैप्चर भी नहीं किया। तो ये मतलब पोल्यूशन यहाँ पर ज्यादा कॉज हो रहा है, हाइड्रोजन बनने के बाद व्हीकल्स में कम हो रहा है। मतलब कहीं तो हो रहा है ना पोल्यूशन, तो हमें तो हर जगह रोकना है वो। एक है आपका ब्राउन हाइड्रोजन। ये बस जो है हाइड्रोजन बन जाती है एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब कोई हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में कुछ चीज बना रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट अगर बनती है, देन दैट हाइड्रोजन इज नोन एज ब्राउन हाइड्रोजन। तो ये ब्राउन, ग्रे, आपका ब्लू, ग्रीन, ये हाइड्रोजन्स के टाइप पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग कर दो इसको।
और पहला ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट बेस्ड जो है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, वीओ चिदम्बरनार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। देखो अभी रिसेंटली ये जो इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट है वो आसाम में इनॉग्रेट किया गया है बाय पीएम मोदी जी। ये बेसिकली है क्या ना, ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या करेगा जो बैम्बू का बायोमास है, मतलब बैम्बू आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो बायोमास है उसको हम लोगों ने 2G इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, सो दैट उसको हम लोग जो है पेट्रोल की जगह इस्तेमाल कर सके या पेट्रोल में ब्लेंड कर सके। हमारा टारगेट ये था कि हम लोग 2025 तक आते आते पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल है उसकी ब्लेंडिंग कर दें। दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर नेशनल बायो एनर्जी मिशन एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। दैट वाज द पार्ट, है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपके अलग-अलग मतलब प्लांट्स होते हैं ये बायो इथेनॉल वगैरह के। जैसे एक होता है 1G, फिर है 2G, फिर है 3G और फिर है आपका 4G। 1G बायोफ्यूल वो होते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल वो होते हैं जिनको बनाते हैं हम बाय यूजिंग द क्रॉप रेजिड्यू। जैसे राइस का जो लास्ट में स्टबल बच जाता है या फिर जो शुगर केन है उसका जो लास्ट में मोलासेस बच जाता है, उसको इस्तेमाल करके वी कैन मेक इथेनॉल। 2G वो होता है जहाँ पर हमारी नॉन फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपकी 3G है उसमें हम बात करते हैं एल्गी की भी। जो एल्गी है हमारी उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है इथेनॉल में। और जो 4G है आपका उसमें हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं सो दैट कोई भी कार्बन एमिशन जो है इस पूरी प्रोसेस में ना हो सके। ठीक है, तो ये 1G 2G 3G 4G जो है ये बस हम लोगों को पता होने चाहिए। अभी ये जो पूरा इथेनॉल प्लांट है जो बैम्बू बेस्ड है जो आसाम में हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है, डेवलप किसने किया है ये, इट इज बाय आसाम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, ABEL है ये, इन कोलैबोरेशन विद NRL, अगेन जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसने डेवलप किया है और क्या हमारा प्रोग्राम है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, वो सारी जो चीजें हैं ये अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ये जो है कम से कम 60,000 किलो लीटर का जो इथेनॉल है वो हर साल प्रोड्यूस कर सकता है जिसको हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। सो दैट्स कैपेसिटी इज देयर। टेक्नोलॉजी कैसी है, 2G बायो रिफाइनरी है ना, मतलब हम लोग जो बैम्बू है मतलब जो नॉन फूड क्रॉप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एम यही है कि यार मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को हम कम कर दें, इथेनॉल ब्लेंड कर देंगे, बैम्बू से बना लेंगे तो हमारा जो मतलब सऊदी अरेबिया रशिया इन सब पे जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो द टारगेट इज बेसिकली दिस। एंड ऑल्सो कि नॉर्थ ईस्ट में जो बैम्बू कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हो जाए, फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए। सो दैट्स ऑल्सो अ टारगेट। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, बैम्बू का ये बायोमास है, इसको हम लोगों ने 2G इथेनॉल प्लांट में डालना है, इससे हमारा इथेनॉल बन जाएगा जिसको हम लोगों ने पेट्रोल में मिला देना है 2025 तक। कम से कम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हम लोगों ने मैंडेटरी कर दी थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी न्यूज है इसमें। जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली ही 2G इथेनॉल का ना एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया है। अगर आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है या फिर आपके पास फीड स्टॉक सर्टिफिकेट है देन यू कैन हैव द एक्सपोर्ट ऑफ 2G इथेनॉल। ठीक है, सेकंड जनरेशन क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, फ्रॉम नॉन फूड सोर्सेज, जिसमें आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू आता है, फॉरेस्ट्री वेस्ट आता है, वुडी बायोमास, एल्गी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एल्गी वाला आपका 3G है, जिसको ध्यान रख लेना बस एक बार। ठीक है, अनलाइक 1G इथेनॉल जो बनता है आपका शुगर केन से, मेज से, जो 2G है वो आपका फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है कि भाई जो क्रॉप्स हैं उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल बनाने के लिए प्रोड्यूस ना करें बल्कि फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये अपने को ये आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशंस। देखो नॉर्मली सरकार क्या करती है ना कि ईवी को प्रमोट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोल दिया गया था अभी कि पेट्रोल के व्हीकल 15 साल तक, डीजल के व्हीकल 10 साल तक ही चलेंगे। तो लोगों में ये एक इंसेंटिवाइज करने की कोशिश है कि भाई ईवी ना आप लो। बट ईवी लोग ले तो लेते हैं बट चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो लोगों की भी सेम दिक्कत है कि हम गवर्नमेंट की बात मान तो लें लेकिन अपने व्हीकल को चार्ज कहाँ करेंगे हम लोग। तो इसके लिए सरकार ने ये बोला है कि भाई हम पूरे देश में 72,300 जो पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको इनॉग्रेट करेंगे अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 72,300 पूरे देश में पब्लिक मतलब सरकार के हैं ये। ठीक है, ये पूरा जो मतलब काम है ये कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का ये काम है। और जो इसमें भेल है BHEL, ये डेजिग्नेट की गई है एज द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। 10,900 करोड़ रुपए जो है लगाए जाएंगे इन चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो कितने पैसे लगे हैं, कितने चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे और क्यों बनेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, ये अपने को पता होनी चाहिए डिटेल्स। ठीक है, अगर हम पीएम ई ड्राइव स्कीम की बात करें तो पीएम ई ड्राइव इज व्हाट,
इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये आपकी 2024 में हम लोगों ने लॉन्च करी थी, जिससे हमने कहा था कि भाई कम से कम हम जो है इस पे 11,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, जिसमें आपके ये इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीकल्स, ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स, अदर इमर्जिंग ईवीज, इन सबको हम लोग बनाएंगे। तो दैट वाज द टारगेट ऑफ द होल, टारगेट जो था हमारा पूरी गवर्नमेंट का ये वाला था। ठीक है, इसके अलावा ई एम्बुलेंसेज भी हम लोगों ने बनानी है, ई वाउचर्स मिलेंगे ईवी बायर्स को, ताकि जो उनको डिमांड इंसेंटिव्स दे सके, ताकि उनको एक मतलब एक इंसेंटिव हो कि भाई हम लोगों ने ईवी खरीदनी है, हमने पेट्रोल डीजल के व्हीकल नहीं खरीदने हैं, तो दैट शुड बी सम इंसेंटिव्स कि लोग जो है इसकी तरफ जाए। ठीक है, ये जो पूरी पॉलिसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने अनवेल करी है, ये हम लोगों को पता है कौन क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए, अच्छा इसमें फीचर्स क्या हैं इसके? पहली बात तो सब्सिडी सपोर्ट है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के प्रेमाइसेस में या स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में अगर चार्जिंग स्टेशन लगते हैं, तो इसके लिए आपको 100% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको बनाते हैं हाई ट्रैफिक साइट्स लाइक एयरपोर्ट्स, मेट्रो हब्स, टोल प्लाजा, ऑयल पीएसयूज, तब मिलेगी आपको कम से कम 80% सब्सिडी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 70% ऑन चार्जिंग इक्विपमेंट्स। और अगर आप इसको शॉपिंग मॉल्स, हाईवे आउटलेट्स या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाते हैं, तो फिर आपको मिलेगी 80% सब्सिडी। मतलब जो लोग इस पूरे प्लांट को बना रहे हैं, स्टेशंस को बना रहे हैं, उसके लिए भी जो सरकार है वो ही पैसे दे रही है। आपका बस आइडिया होना चाहिए, बस जो है जगह भी सरकार ही देगी जबकि, तो बस आप लोगों ने पूरा इंप्लीमेंट करना है सारे इस प्रोजेक्ट को। तो दैट्स बेसिकली द आइडिया। प्रायोरिटी लोकेशंस कौन सी हैं? खास करके वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, स्टेट कैपिटल्स, स्मार्ट सिटीज, मेट्रो लिंक्ड टाउन्स, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ईवी को अफोर्ड कर सकते हैं। जनरली जो गांव वाला एरिया है, छोटे शहरों वाला एरिया है, वहां पर ईवी का इतना ज्यादा चलन अभी तक है नहीं। तो पहले इन बड़े शहरों में ये सब चीजें आएंगी, फिर धीरे धीरे प्रोलिफरेशन होता है टू अदर एरियाज। तो दैट्स हाउ दी प्लान वर्क्स। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोब्यूटेनॉल। देखो ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या चाहते हैं ना कि हम लोग ना इथेनॉल और डीजल की ब्लेंडिंग भी करा दें। इथेनॉल पेट्रोल पेट्रोल की तो हम करा ही रहे हैं 20%, लेकिन हम चाहते हैं कि डीजल की भी करा दें। हमने करवा के देखी बट वो फेल हो गया पूरा प्रोजेक्ट। तब हम लोगों ने सोचा है कि इथेनॉल नहीं ब्लेंड कराएंगे डीजल में, हम ब्लेंड करवाएंगे क्या, आइसोब्यूटेनॉल। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो शुरू किया है आपका ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI ने। एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग ने डीजल से करना है ब्लेंड, और थोड़ा सक्सेसफुल भी हो गया है बेसिकली। अगर आप आइसोब्यूटेनॉल की बात करो तो ये 4 कार्बन अल्कोहल है, काफी ज्यादा फ्लेमेबल लिक्विड है, इसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा इथेनॉल से ज्यादा है, तो इसीलिए काफी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी है, कम फ्यूल में गाड़ी ज्यादा चलती है। सो दैट्स बेसिकली द आइडिया। इसको हम लोग पेंट्स में, कोटिंग्स में, और जो बायोफ्यूल के ब्लेंड स्टॉक्स है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा इसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है क्योंकि। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें और फीचर्स, हायर फ्लैश पॉइंट है। बेसिकली क्या है ना कि ये लेस वोलेटाइल है, फायर रिस्क बहुत जल्दी इसमें होता नहीं है, मतलब कि इसमें आग जल्दी नहीं लगती है, तो इसका फ्लैश पॉइंट थोड़ा सा हायर है। थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है इसमें आग लगाने के लिए, ये इसकी लिमिटेशन भी है। वैसे तो ये इंजन में बहुत टेम्परेचर हाई होना चाहिए सो दैट कंबशन कैन स्टार्ट। इसके अलावा बेटर मिसिबिलिटी है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो जाता है डीजल के साथ, कोई एक्स्ट्रा एडिटिव नहीं मिलाने पड़ते हैं कि भाई ये भी मिला दो वो मिला दो तब जाके दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, नहीं, आराम से ब्लेंड हो जाएगा और मतलब आराम से इंजन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी डेंस, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है देन इथेनॉल, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, कम फ्यूल में गाड़ी ज़्यादा चलेगी। इसके अलावा फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस की जा सकती है विद इथेनॉल ही, मतलब जब इथेनॉल बना रहे हो ना आप लोग, तभी आइसोब्यूटेनॉल भी बन जाता है। तो इथेनॉल को मिला दो पेट्रोल में, इसको मिला दो डीजल में, तो मतलब अलग से प्लांट भी डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। एमिशन बेनिफिट्स हैं, लोअर पार्टिकुलेट एमिशंस हैं, कार्बन इंटेंसिटी कम प्रोड्यूस होती है जब आप इसको एज अ फ्यूल इंजन में यूज करते हैं। तो काफी अच्छी चीजें हैं आइसोब्यूटेनॉल की, पता होनी चाहिए। इथेनॉल और पेट्रोल की ब्लेंडिंग है और आइसोब्यूटेनॉल और डीजल की ब्लेंडिंग है, क्यों ब्लेंडिंग है ये पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया तो 2025। देखो बेसिकली क्या है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में जो 4th एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का, वो इनोग्रेट किया गया था। इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। यहाँ पर ना मतलब एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, सभी देशों के लोग आते हैं सो दैट वो फूड इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी इन फूड इकोसिस्टम पे बात कर सके कि फूड को और कैसे अच्छा बनाना है। जैसे सिर्फ राइस और व्हीट नहीं खाना है, जो ये मिलेट्स है, बाजरा, रागी, ज्वार, इन सबको भी कंज्यूम करना है। तो दैट्स हाउ फूड शुड बी इनोवेटिव, कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप जो है बात करें। इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया जो है पूरे देश में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, अनियन है, पल्सेस है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रख लेना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ
राइस, व्हीट, शुगर केन, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग्स। मतलब इंडिया जो है फूड प्रोडक्शन में काफी ज्यादा आगे है। चाहे आप बात कर लो अनियन या पल्सेस की, चाहे आप बात कर लो अपने मिल्क या फिर अपने शुगर केन, टी, फ्रूट्स वगैरह की, तो मतलब काफी ज्यादा इंडिया का एक अपर पोजीशन है। इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा एडिशन करवाया, सो दैट बाकी दुनिया भी जो है इंडिया के इस पूरे स्ट्रक्चर से सीखे कि किस तरीके से अपने देश में प्रोडक्शन की जाती है और कैसे जो है फिजिबिलिटी क्रिएट की जाती है, सो दैट जो लोग हैं उनको फूड सिक्योरिटी रहे। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट वी हैव भारती इनिशिएटिव। भारती इनिशिएटिव देखो बेसिकली क्या है, इट स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। बेसिकली हमने करना क्या है, एग्रीकल्चर में जितनी भी चीजें हम लोग बनाए उसको हम एक्सपोर्ट आराम से कर सके, आसानी से कर सके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग चीजें हम लोगों ने बनानी है पहले वो बनानी भी तो है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, उसके लिए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना। तो ये दैट्स बेसिकली द इनिशिएटिव, और अपेडा ने ये लॉन्च किया है। अपेडा इज बेसिकली व्हाट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम ही ये है कि एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट आसानी से कर सकें, बीच में कोई दिक्कतें इंटरफेरेंस ना आए। तो अपेडा का ये इनिशिएटिव है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम ना कम से कम जो 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं उनको हम लॉन्च करें। मतलब स्टार्टअप्स हैं कहने का मतलब ये है कि कैसे टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हैं वो टू मेक मेक द क्रॉप्स और मेक द प्लांट्स मोर डिजायरेबल, है ना। तो 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स होंगे जिसको हम लोगों ने, जिसका टारगेट ये रहेगा 2030 तक हम लोगों ने $50 बिलियन कमाने हैं बाय एग्री फूड एक्सपोर्ट। हमारा टारगेट ही है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, $50 बिलियन कमा लेने हैं बाय दिस थिंग। तो भारतीय इनिशिएटिव है, बस ये पता होना चाहिए। अपेडा ने शुरू किया है, विच इज एन आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सपोर्ट भी देखो किया है इसको, किसने किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एंड इट इज ऑल्सो अलाइंड विद स्टार्टअप इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन खुद ही कर रहे हैं और जो है स्टार्टअप भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो लोगों का जो आइडिया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आइडिया सिर्फ दिमाग में नहीं रहेगा, आइडिया बेसिकली चैनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए भारतीय इनिशिएटिव क्या है, कितने एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, टोटल 100। उनको हम इंक्यूबेट करेंगे, गाइड करेंगे, है ना, पूरा प्रॉपर एक लैब प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन रिसर्च एंड दे कैन डेवलप, है ना। तो ये सारा जो आइडिया है वो हमारा एग्रीकल्चर के सेक्टर को और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अलग अलग कंपोनेंट्स की। स्टार्टअप कोहोर्ट है, मतलब कितने आएंगे इसमें, टोटल 100 स्टार्टअप्स हैं, ठीक बात है। इसमें फिर देखो एक्सीलरेशन प्रोग्राम होगा, उनका 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा, फिर इनोवेशन फोकस होगा, जो हाई वैल्यू जीआई प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, उनके रिगार्डिंग सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे बना सकते हैं इनको आप लोग। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एआई बेस्ड क्वालिटी चेक्स की जो भी चीजें हम बना रहे हैं वो सही क्वालिटी की बने, उसमें हम एआई का इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी अगर दिक्कत है पेरिशेबिलिटी की, वेस्टेज की, उसको हम ठीक करने के बारे में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। एंड लास्ट में अवेयरनेस कैंपेन कि भाई जितने भी लोग हैं उन तक हम ये पहुंचाएं, सो दैट जो स्टार्टअप्स हैं वो और ज़्यादा ग्रो करें। तो ये बेसिकली फीचर्स हैं पूरे इस भारतीय इनिशिएटिव के कि 100 एग्री स्टार्टअप्स हम लोगों ने शुरू करने हैं, उनका सब कुछ जो है बेसिकली हमें देखना है, एक्सेलरेट करना है, फोकस ऑन इनोवेशन, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल येन, DCJPY। देखो अभी रिसेंटली न्यूज में है, ये डिजिटल करेंसीज में वैसे तो बहुत न्यूज में रहती हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये जो DCJPY है ये किसकी है। तो ये जापान की येन जो करेंसी है उसको बस हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिजिटल फॉर्म में कर दिया है। तो ये जो करेंसी है वो लेकर कौन आया है, इट इज बाय जापान पोस्ट बैंक। इट इज बाय जापान पोस्ट बैंक। इन्होंने ये डिजिटल येन DCJPY बाय फिस्कल 2026 इसको लॉन्च करना है ना, अभी रिसेंटली लॉन्च कर देंगे ये। डेवलप किसने किया है, विद डी करट DCP। करट इज बेसिकली द करेंसी, ठीक है, तो डी करट DCP ने बनाया है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इट इज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट लिंकेजेस, मतलब गवर्नमेंट का पूरा एक रेगुलेशन रहेगा इसमें, जिससे काफी ज्यादा ये आपकी स्टेबल कॉइन बन जाती है, क्योंकि इट इज इशूड थ्रू द रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम, मेकिंग इट मोर सिक्योर एंड क्रेडिबल। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका ये बिटकॉइन वगैरह होते थे जो मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कभी प्राइस बहुत ज्यादा है, कभी प्राइस बहुत ज्यादा कम है, तो ये सब चीजें जो है वो इसमें नहीं होंगी, क्योंकि इसको रेगुलेट करती है आपकी जापान की पोस्ट बैंक। ठीक है, तो ये काफी स्टेबल भी है क्योंकि ये सारा प्रॉपर इसमें रेगुलेशन है। तो ये डिपॉजिट करेंसी है, ब्लॉकचेन बेस्ड, फुल्ली बैक्ड, 1:1 बाय फिएट येन। एक येन की जो वैल्यू है वही वैल्यू आपकी एक DCJPY की है। ठीक है, तो चाहे आप उसको एज अ वो यूज कर लो, येन यूज कर लो, या फिर आप इसको एज अ डिजिटल करेंसी यूज कर लो, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। चलिए, नेक्स्ट हमने बात करनी है फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर।
देखो अटल इनोवेशन सेंटर बेसिकली है क्या, ये ना इनोवेशन सेंटर्स हैं बेसिकली, जहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ना हम प्रॉपर एक आइडिया लॉन्च करने के लिए जगह देते हैं। इंक्यूबेशन पूरे ग्राउंड्स होते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर लैब्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, यू कैन रिसर्च, यू कैन डेवलप, है ना? तो आप और पायलट टेस्ट कर सकते हैं अपने किसी प्रोडक्ट की। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली वो है। अभी तक पूरे इंडिया में लॉन्च किए हैं हम लोगों ने ये, बट इंडिया ने पहला ओवरसीज जो एआईसी है वो लॉन्च किया है कहाँ पर, अबू धाबी में, ड्यूरिंग पीएम मोदी जी की यूएई विजिट, मोदी जी की नहीं सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर की। ठीक है, मतलब हर जगह मोदी जी नहीं जाते, लेकिन इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर गए हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, इसका फंक्शन क्या है इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर्स का? इंक्यूबेट स्टार्टअप्स एंड मेंटर इनोवेटर्स, गाइडेंस करना या फिर उनको बताना कि हाउ दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब्स फॉर कटिंग एज रिसर्च, की रिसर्च ऐसी हो जिसमें कोई भी, मतलब जब डेवलप आप करो इसको, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करो तो कोई दिक्कतें ना आए, है ना? तो बढ़िया से इंफ्रा प्रोवाइड करो, लैब्स प्रोवाइड करो, सो दैट रिसर्च अच्छे से हो सके। जो इंडिया का ये पूरा अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग ने बेसिकली शुरू किया था कि हमारे देश में हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों के पास आइडिया है वो इम्प्लीमेंट भी हो। उनको ये ना हो कि भाई इसको मैं टेस्ट कहाँ करूँ, लैब्स तो है नहीं, बहुत खर्चा आ जाएगा मेरा, तो वो सब चीजें ना हो। तो 2016 में नीति आयोग ने लॉन्च कर दिया था टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें 3-4 चीजें थी। वन वाज अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि स्कूल्स के लिए थी, मतलब 6 से 12 क्लास के जो बच्चे होते थे उनको रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो है सिखाने के लिए स्कूल्स में लैब सेटअप की गई थी। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये क्या है बेसिकली, यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स में है, ताकि जो मतलब हायर रिसर्च है वो की जा सके। 72 एआईसीज अभी फंक्शनल है हमारे पास, और जो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स को भी जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है ना? मतलब चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इसमें मेन वुमेन दोनों को ही हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एनकरेज करते हैं। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है, एम हमारा, किसने लॉन्च किया था, इसकी क्या खास बातें हैं, कौन सी लैब किस लेवल तक की है, स्कूल वाली है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली है, या कहाँ वाली है? चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वीपो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो इनोवेशन का ही मतलब क्या है कि आपके देश में जो लोग हैं वो कितना इनोवेटिव है, कोई भी नई चीज कितनी जल्दी आपके देश में आ जाती है, कितनी रिसर्च आपके देश में हो रही है। इंडिया जो है इसमें 38 रैंक पर आया है आउट ऑफ 139 इकोनॉमीज, मतलब अच्छा रैंक है देखा जाए तो। ये हम ज्यादा पीछे हैं नहीं दुनिया से, क्योंकि जुगाड़ इतना है हमारे यहाँ पे, तो काफी अच्छा रैंक है हमारा। याद करने के लिए बता रही हूँ कि बस बहुत पीछे नहीं है हम लोग, हम ज्यादा जुगाड़ू हैं। ठीक है, तो अगर ये इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च कौन करता है, इट इज बाय वीपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अपना पूरा का पूरा मतलब टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे इंडिया का 38 रैंक आ गया। जो ग्लोबल टॉप 3 नेशंस हैं वो क्या है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, बहुत इनोवेटिव है, स्वीडन है, एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स है नंबर 3 पे। तो आपको ये पहले 3 पता होने चाहिए। इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, किसने लॉन्च किया है डब्ल्यूआईपीओ ने, ये पता होना चाहिए। और इंडिकेटर्स देखो कौन-कौन से हैं। आर-एन-डी कितना आपके देश में होता है, पेटेंट फाइलिंग की, जो अगर आपने कुछ अपने दिमाग से नया प्रोडक्ट बनाया है तो पेटेंट भी आपका ही होना चाहिए वो। तो पेटेंट फाइल करने में बहुत टाइम तो नहीं लग रहा है, सरकार सारा क्रेडिट नहीं ले जा रही है आपका। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वेंचर कैपिटल फ्लोज़, साइंटिफिक पब्लिकेशंस, आईसीटी अडॉप्शन, मतलब टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन कितनी ज़्यादा है, यूनिकॉर्न वैल्यूएशन, जो नई-नई कंपनीज़ हैं उनका कितना वैल्यूएशन है, कितना उनका मतलब कितना वैल्यूएशन है, मतलब कितना उनका मनी बेस्ड उनकी कितनी वैल्यू है। हाईटेक एक्सपोर्ट्स, मतलब कितना ज़्यादा हम कर रहे हैं पूरे देश में या बाकी किसी और देश में। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे हैं, अपने को सारे नहीं याद करने। ठीक है, इंडिया में इन्होंने बोला है कि इंडिया में ना 4 क्लस्टर्स बहुत तगड़े तरीके से उभर कर आए हैं, जिसमें पहला है आपका बेंगलुरु, उसमें 21st नंबर पर है 100 क्लस्टर्स में ये। और फिर है दिल्ली 26 नंबर पे, फिर है मुंबई, और फिर है चेन्नई। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तो है, और कोलकाता नहीं है, बेंगलुरु है, जिससे ये पता लगता है कि जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं डब्ल्यूआईपीओ के रिगार्डिंग इंडिया का रैंक, पहले 3, और इंडिया के कौन से ऐसे 4 इनोवेशन क्लस्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय दिस इंडेक्स, ये पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है कि किस देश में ज़्यादा पीस है ना? तो मतलब पीस के इसके भी ना 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में इसको हमने आइडेंटिफाई किया है। नंबर 1 इज़ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपके देश में क्राइम रेट कितना ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, रिफ्यूजी इम्पैक्ट कितना है। नंबर 1 इंडिकेटर इज़ दिस। सेकंड इज़ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। आपके देश में वॉर, टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट कितना ज़्यादा है? अगर नहीं है तो आपका नंबर अच्छा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नंबर 3 इज़ योर मिलिटराइज़ेशन, जहाँ पर आपका खर्चा कितना होता है मिलिट्री पर। वेपन इंपोर्ट कितने करते हैं आप, एक्सपोर्ट कितने करते हैं, आपके पास कितने सारे लोग हैं जो आर्म्ड हैं, मतलब मिलिट्री कितनी है आपके पास बेसिकली।
तो ये सारी चीजें, मिलिटराइजेशन, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड योर सोसाइटल सिक्योरिटी, ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो बताती हैं किसी भी देश में कितना ज्यादा शांति है या पीस है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये मतलब कौन करता है पब्लिश? इट इज पब्लिश बाय आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ध्यान रखेंगे, उसमें भी पीस है, इसमें भी पीस है। याद करने के तरीके से बता रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे इंडेक्स ना कई बार ऐसे बोल दिए जाते हैं कि ये तो इसको डब्ल्यूईएफ लॉन्च करता है या कोई और लॉन्च करता है। नहीं, आईईपी ही ध्यान रखना है आपने। थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का। अगर आप इंडिया का नंबर देखो, इसमें इंडिया का नंबर है 115 आउट ऑफ 163, मतलब रैंक काफी अच्छा है नहीं हमारा। तो हम काफी पीसफुल कंट्री नहीं है। बहुत सारे जो दंगे फसाद है वो इंडिया में होते रहते हैं, बहुत सारा खर्चा मिलिट्री पर जाता है, ऐसा कहना है ग्लोबल पीस इंडेक्स का। ठीक है, तो 115 है बेसिकली हमारा नंबर आउट ऑफ 163। अगर आप नंबर 1 को देखोगे तो आइसलैंड नंबर 1 पर है, और सेकंड नंबर पर आयरलैंड है, एंड थर्ड नंबर पर आपका न्यूजीलैंड है। ये 3 ही याद करने हैं, पहले 10 याद नहीं करने हैं। आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ये ही बस 3 लैंड्स हैं जो हमें याद करने हैं। जो सबसे कम पीसफुल कंट्री है वो कौन सी है? रशिया, यूक्रेन, सूडान। रशिया में यूक्रेन से वॉर चल रहा है, दोनों ही काफी अनस्टेबल हैं। तो रशिया, यूक्रेन एंड सूडान भी काफी ज्यादा एक मतलब अफ्रीका वाले रीजन में काफी सिविल अनरेस्ट यहाँ पर रहता है, काफी ट्राइबल्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करती रहती है। तो इंडिया का रैंक पहले 3, लास्ट के 3 पब्लिश कौन करता है? इंडिकेटर्स क्या यूज होते हैं? ये 4-5 चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट आएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2027। देखो 2025 की कहां पूरी सितंबर में ही हुई थी, बेसिकली ये चाइना में हुई थी। कुछ खास इसमें रिजल्ट निकल कर आए नहीं, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। 26 की कहाँ होगी? 26 की होगी बिश्केक में, है ना। 27 की कहाँ होगी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पीएम ने ये बोला है कि भाई 27 की जो समिट है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो ये 25, 26, 27, ये 3 जो ईयर है ये पता होने चाहिए। ये एससीओ की समिट कहाँ हो रही है? एससीओ इज बेसिकली योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में इसको हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। इसका नाम है शंघाई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, दोनों ही चाइना में है। बस कंफ्यूज मत होना कि शंघाई का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में ही होगा, नहीं। ठीक है। अच्छा, इसकी खास बात है 2001 में ये हम लोगों ने लेकर आई थी। इसमें भी 10 फुल मेंबर्स हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहले 5 मेंबर कौन से थे इसके? तो पहले 5 थे आपके CKKRT, चाइना, कजाकिस्तान, अपना किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। ये है आपके CKKRT पहले 5 मेंबर। फिर इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, फिर इसमें इंडिया पाकिस्तान ऐड हुए, दोनों के दोनों, है ना, इंडिया पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली एक लॉन्च हुए हैं अपने, मतलब ऐड हुए हैं इसमें ईरान और बेलारूस। ठीक है, तो टोटल 10 मेंबर्स हैं अभी एससीओ में। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कितने मेंबर्स हैं, क्या इंडिया मेंबर है या नहीं है, तो आंसर इज यस। और इस CKKRT में यहाँ पर टी ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि ताजा ताजा अभी रिसेंटली ईरान बेलारूस ऐड हुए हैं, है ना। तो मतलब ताजा से ताजिकिस्तान भी हो गया, ईरान बेलारूस भी हो गए। तो ये बस याद करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो एससीओ है पूरे वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन को अक्वायर करता है, और जीडीपी इसमें टोटल 23% है। मतलब पूरे दुनिया में अगर 100 रुपए मतलब जनरेट होते हैं एक साल में, तो 23 रुपए जो है वो इन कंट्रीज में बनते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है, जीडीपी में इनका रेशो थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसके बनने का देखो रीजन कुछ नहीं है, रीजन सिर्फ यही है कि एक कोऑपरेशन सा रहे, खास करके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में। चलिए, नेक्स्ट है फिर आपका रेमोन मैगसेसे अवार्ड 2025 का। एजुकेट गर्ल्स नाम की एक इंडियन एनजीओ है, जिसको अभी रिसेंटली ही काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है इन रेमोन मैगसेसे अवार्ड। जो काम करती थी टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स इनटू क्लासरूम्स, जिनने स्कूल छोड़ा हुआ है ऑलरेडी, उनको दोबारा से स्कूल्स में दाखिल करवाना, उनकी फीस भरना, उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना कि पढ़ाई करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एजुकेट गर्ल एनजीओ करती है, जिसके लिए इसको मिला है रेमोन मैगसेसे अवार्ड, जिसे हम एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड मिला है, नॉट इंडिविजुअल, मतलब पूरी एनजीओ को ही मिला है बेसिकली ये सारा का सारा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल में तो काफी सारे लोगों को मिला हुआ ऑलरेडी, जैसे जर्नलिज्म में रवीश कुमार को मिला था, विनोबा भावे को मिला था सबसे पहले इंडिया में। मतलब मिलता रहता है, बट ऑर्गेनाइजेशन पहली है जिसको ये वाला अवार्ड मिला है। 57 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय रॉक फेलर्स ब्रदर्स फंड। ये नाम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मेमोरी ऑफ फिलिपीन प्रेसिडेंट रेमोन मैगसेसे हु डाइड इन 1957 प्लेन क्रैश। ठीक है, बस पता हो यार कि मतलब कितने मतलब किसने इसको लॉन्च किया है अभी किसको मिला है ये। तो 2007 में ये एजुकेट गर्ल्स एनजीओ मतलब पब्लिश की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी बाय सफीना हुसैन, जो LSE ग्रेजुएट है, बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है। इतना नहीं याद रखेंगे, बस एजुकेट गर्ल्स जो है वो सफीना हुसैन 2007 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था इसे। इनको रेमोन मैगसेसे से अवार्ड मिला है, जैसे एशिया का नोबेल प्राइज हम लोग बोलते हैं। एंड जो मतलब सारे जितने भी काम इन लोगों ने किए हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस।
नेक्स्ट है फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव। नीति आयोग ये चाहता है कि भाई जो 50 ऐसे हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ अभी तक हम लोगों ने देखा है, उसको डेवलप करने के लिए वी शुड प्रोवाइड देम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, लो लिटरेसी को दूर करने के लिए, मतलब लो इनोवेशन को दूर करने के लिए जो है सरकार ये चाहती है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो। और ये क्या है, आपके 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नीति आयोग ने ही आइडेंटिफाई किए हैं कि सबसे पिछड़े हुए मतलब सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं पूरे इंडिया में। ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल में, वेलफेयर डिलीवरी में लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। लोगों को पता हो कि भई ये जो स्कीम है सरकार ने हमारे लिए चलाई हुई है। तो लोगों को पता हो, डिजिटल गैप को हम थोड़ा-सा कम करें। 2047 तक हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम आगे बढ़ाकर लेकर जाएँ। तो फ्रंटियर 50 इज़ फॉर दीज़ 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय नीति आयोग। नेक्स्ट इज कुर्मीज। देखो कुर्मीज अभी रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बेसिकली पाए जाते हैं, जिनकी डिमांड ये है दैट दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब और कुरमाली जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। अभी ये शेड्यूल में टोटल आपके 22 लैंग्वेजेस हैं, है ना? तो आपके 23rd जो है वो कुरमाली लैंग्वेज बने, तो दैट्स बेसिकली दी डिमांड। आपको बस पता होना चाहिए यार कि जो कुर्मीज़ हैं, किस एरिया में रहते हैं, इनकी क्या डिमांड्स हैं। कई बार अगर आ जाए पेपर में कि ये ट्राइब कहाँ पर है, जैसे आपातानी ट्राइब बड़ी न्यूज़ में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश की है ये। बैगाज़ बड़े न्यूज़ में रहते हैं, मध्य प्रदेश के हैं ये। बंजाराज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ के हैं। भील राजस्थान के हैं। मतलब ट्राइब्स जो है ना, जो भी न्यूज़ में रहती है, पता होनी चाहिए हमें। ठीक है? बस इतना ही जानना है इसमें। नेक्स्ट इज़ ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम, GERD। देखो भई यहाँ पर बना है ये इथियोपियन डैम। ये बना है आपका इथियोपिया ने। कहाँ पर? ऑन ब्लू नाइल रिवर। नाइल रिवर 2 हैं, एक है ब्लू नाइल जो राइट साइड से आती है, एक है व्हाइट नाइल जो लेफ्ट साइड से आती है। दोनों मिलती हैं खार्तूम में, जो सूडान की कैपिटल है, और फिर जो है नाइल रिवर बनकर आगे जाती है, जहाँ पर नाइल डेल्टा बनता है आपका मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है? नाइल रिवर जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये अपने को पता होना चाहिए। ब्लू नाइल पे बना है ये ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम, जो अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन इजिप्ट ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मतलब एक अनरेस्ट है वो जताया है कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जो पानी है वो इथियोपिया ने अपने पास रोक लिया है। तो आगे जो पानी है वो और कंट्रीज़ को क्या पता ना मिले। तो जब बाढ़ आएगी तो पानी छोड़ देंगे, और जब बाढ़ नहीं होगी, ड्रॉट होगा, तो पानी स्टोर करके रख लेंगे। तो इसीलिए काफ़ी मतलब दिक्कतें चलती रहती हैं। तो ये बना भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद ही है वैसे तो। तो अभी इनॉग्रेट बेसिकली हो गया है ये। ब्लू नाइल रिवर पर है, जिसे अबे रिवर कहा जाता है इथियोपिया में। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। लेक ताना से बेसिकली ये जो नदी है वो निकलती है। लेक ताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी ये व्हाइट नाइल है, ये निकलती है आपकी लेक अल्बर्ट से, मतलब विक्टोरिया से होती हुई लेक अल्बर्ट में जाती है, फिर लेक अल्बर्ट से आगे जाकर व्हाइट नाइल बनकर आगे खार्तूम में ब्लू नाइल से ऐड होती है। तो बस पता हो, इथियोपिया में है बेसिकली ये। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं इजिप्ट और इथियोपिया के बीच, क्योंकि दोनों ही मतलब इस पूरी नदी को शेयर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अभी रिसेंटली इसके 100 साल हुए हैं। 1925 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था बाय पेरियार ईवी रामास्वामी। ठीक है, तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था ये वाला मूवमेंट। नाम से क्लियर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। खास करके ये उन लोगों के लिए है जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कि मतलब ब्राह्मण्स हैं तो काफ़ी अपर तबके के हैं, जो अगर लोअर क्लास है, लोअर कास्ट है, तो उनको ज़्यादा ऐसे प्रिविलेजेस या राइट्स थे नहीं। तो जिसके लिए पेरियार ईवी रामास्वामी ने ये बोला था कि भाई अगर कोई भगवान है या कोई रिलीजन है जो आपको अपने पोटेंशियल पर काम करने नहीं दे रहा है, यू शुड डिस्ट्रॉय दैट गॉड एंड यू शुड डिस्ट्रॉय दैट रिलीजन। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज सबसे पहले। और अगर कोई रिलीजन तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो यू शुड डिस्ट्रॉय दैट रिलीजन। दैट वाज द मोटो ऑफ पेरियार ईवी रामास्वामी। ठीक है, तो केरला तमिलनाडु में ये सारा था टू इरेडिकेट कास्ट हायरार्की एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, प्रमोट सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस। ये सब चीज़ें जो हैं बस पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए हम लोगों ने किया है। अदरवाइज जब आप मूवमेंट्स करोगे हिस्ट्री के, तब आपने ये डिटेल में करना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, किस तरीके से जो है मूर्ति स्टैब्लिश की गई थी, एंटर किया गया था टेम्पल्स वगैरह में। तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो हम करेंगे हिस्ट्री में। करंट अफेयर के रिगार्डिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये कब आया था, किसने शुरू किया था, इसका मेन मुद्दा क्या था। ठीक है, चलिए, इसके साथ हमारे खत्म होते हैं पार्ट 2 ऑफ सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स। हम लोगों ने पार्ट 3 करना है, इसके साथ आपका ये वाला मंथ भी कवर हो जाएगा। आप लोगों ने बस करना क्या है, आप लोगों ने इनको बस पढ़ना है, वीडियोस को देखना है, नोट्स में से रिवाइज करना है और एमसीक्यूज में से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं तो आपका ये जो पूरा करंट अफेयर है ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो कॉन्फिडेंटली आप उसको मार्क करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी कोई अगर आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो आप हम लोगों को बता सकते हैं। विल सॉल्व दैट एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।